हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्रोप मंत्रा में। और हम अपने सीटेट जुलाई 2023 के लिए एक और अपनी नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए हम अपनी पेडागोजी की लगभग क्लासेस कवर कर चुके हैं और अपनी डेली अब हम एक सीडीपी की क्लास एक दिन और उससे अगले दिन ईवीएस की क्लास को कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से अब तक लगभग हमने सीडीपी की 4 क्लासेस और ईवीएस की पिछली 3 क्लासेस, चौथी क्लास आज होगी, हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई सी भी क्लास अटेंड नहीं की है तो या आप चैनल पर नए हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी क्लासेस के लिंक है, वहां से जाकर आप इनको अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज के क्लास की तरफ। ईवीएस जो कि हम एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पक्षी यानी कि बर्ड्स। तो चलते हैं कल अपनी आज की इस चौथी क्लास में ईवीएस की, बिना किसी देरी के। तो पक्षी जो होते हैं यानी कि बर्ड्स, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे सीटेट में ईवीएस पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आज हम इन पे चर्चा करेंगे विद पिक्चर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं साथियों। तो पक्षी, इससे पहले हमने अपने साथियों अपना जानवर और चित्रकला, परिवार, रिश्ते नाते आदि से संबंधित अपनी क्लासेस की हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं और उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, पक्षी। जी हाँ, तो पक्षियों से संबंधित पहला फैक्ट कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। जी हाँ, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं। ये छेद ही पक्षियों की सुनने में मदद करते हैं, यानी कि पक्षियों के कान ना होकर के एक छेद जैसी रचना होती है जिससे ये सुनने का कार्य करते हैं। तो पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं। ये छेद ही पक्षियों की सुनने में मदद करते हैं। वहीं बात करें अगले बिंदु की, तो अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं, यानी कि एक लेफ्ट साइड की तरफ होगी, एक राइट साइड की तरफ होगी। जैसे मनुष्य की सामने सीधे को फेसिंग करके आंखें होती हैं, इनकी आंखें लेफ्ट और राइट फेसिंग करके होती हैं। जी हाँ, तो अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न चीजों को देख सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से मानव के कानों की रचना है कि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, पक्षियों में उनकी इस प्रकार की स्थिति आंखों की होती है। इस प्रकार से वो एक समय में 2 दिशाओं में या 2 भिन्न भिन्न चीजों को देख सकते हैं। चलते हैं आगे। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं, अब जब बात करें एक लेफ्ट में है आई, एक राइट में है हमारी आई, तो हम दोनों तरफ का देख पा रहे हैं। लेकिन जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब क्या होता होगा या कैसे देखते होंगे, तो तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर अटकी होती हैं। यानी कि जब दोनों आंखों को ये एक चीज पर फोकस कर लेते हैं, एक दिशा में फोकस कर लेते हैं, तो उस समय ये बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं। वहीं पक्षियों की अगली विशेषता की बात करें तो कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज्यादा हिलती है। अक्सर हमने आसपास देखा है कि जो पक्षी होते हैं उनकी गर्दन हमेशा वो झटकते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। तो पल पल में, बहुत सेकंड से भी कम समय में वो अपनी गर्दन को झटके से लेते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। एकदम से राइट लेफ्ट में कर लिया, एकदम से राइट में कर लिया, इस तरीके से उनकी कुछ गर्दन मूवमेंट करती रहती है। तो साथियों, जो कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज्यादा हिलती है उसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जी हाँ, उनकी जो जैसे मानव की आंखों की पुतली घूम सकती है, ऐसे पक्षियों की उनकी घूम नहीं पाती है। इसलिए वो अपनी गर्दन को झटकते रहते हैं, अर्थात वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते रहते हैं। तो ये उनको देखने के लिए, क्योंकि उनकी पुतलियां नहीं घूम सकती, हमारी पुतलियां घूमती हैं, तो हम फेस को एक जगह रख लेते हैं और पुतलियों को घुमाकर विभिन्न चीजों को देख लेते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए ये आंखों की पुतलियों को घुमा नहीं सकते, इसलिए ये गर्दन को हिलाते रहते हैं, अपनी झटकते रहते हैं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। पक्षियों की जब दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती हैं तो उन्हें उस चीज की दूरी का तक भी पता चल जाता है। जी हाँ, जब दोनों आंखें एक जगह निश्चित करते हैं, ये फोकस करते हैं, तो उससे सामने वाली वस्तु देखते हैं। साथ ही साथ इनमें एक और क्वालिटी उसके कारण बनती है,
कि ये उनकी और अपने बीच की, और यानी कि दोनों के बीच, यानी उस वस्तु और अपने बीच की दूरी का भी उनको इसी से पता चल जाता है। और जब अलग अलग चीजों पर टिकी होती है तो उनको देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। चलिए साथियों आगे जानते हैं। तो अगला बिंदु जानते हैं हम अपना पक्षियों से संबंधित पेंगुइन। जी हाँ, तो पेंगुइन से संबंधित हमारा सीटेट में ही वैसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कूट में भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कई बिंदु बनते हैं। तो बात करें अगर साथियों पेंगुइन की, तो यह न उड़ने वाला पक्षी है। जी हाँ, कहने को तो यह पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं है। तो पेंगुइन एक नहीं उड़ने वाला या ना उड़ने वाला पक्षी है। और दूसरी विशेषता, यह पानी में तैर सकता है। जी हाँ, पक्षियां पानी में तैरते नहीं है, या तैरते हैं तो कोई एक आध है, उनमें से भी एक है हमारा पेंगुइन। तो पेंगुइन यह पानी में तैर सकता है। और साथियों यह बर्फीली इलाकों में पाया जाता है। जी हाँ, पेंगुइन जो है वो बर्फीले स्थानों में पाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और यह अपने अंडे भी कहां देता है? बर्फ पर ही देता है। और प्रकृति का वो देखिए कि बर्फ में अंडे रखे होने के बावजूद भी इसके अंडे जमते नहीं हैं। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। जी हाँ, जो पेंगुइन है वो मादा पेंगुइन अंडा देगी है, तो सभी बात समझते हैं कि मादा ही इस प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल होती हैं। लेकिन देखभाल कौन करते हैं? पेंगुइन के पापा, है ना, यानी कि नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। और जो मादा है वो अंडे को जन्म देती है कहां पर? बर्फ पर ही दे देती है, और उसके बावजूद भी वह जमता नहीं है। और पेंगुइन की एक और बड़ी विशेषता कि ये समूह में रहते हैं। जी हाँ, ये कैसे रहते हैं? ये समूह में रहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कैसे साथ में बोल बतला रहे हैं बड़ी खुशी खुशी। तो पेंगुइन ना उड़ने वाला पक्षी है। और ये कैसा पक्षी है? ये समूह में रहता है। चलिए साथियों अब चर्चा करते हैं कबूतर की। तो कबूतर से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो साथियों हम चर्चा ही उन पर कर रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, तो बार बार इसको बताना कोई मुझे लगता है आवश्यक नहीं है, समय की वेस्टेज ही होगी। तो कबूतर पर भी क्वेश्चन बनता है उसी क्रम में कि कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीस सके। जी हाँ, तो ये तो सीधी सी बात है, चोंच वगैरह इसी तरह की, लेकिन सीटेट इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करता है। तो कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीस सके। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। ये इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्मों में या फिल्मों में दिखाते हैं कि पुराने मकान को खोलते हैं तो अचानक से उसमें से कबूतर ऊपर को उड़ के आते हैं। तो वहीं से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कबूतर होते हैं वो अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर आदियों में बनाते हैं। चलते हैं, आपके सामने है हॉर्नबिल, बड़ी सुंदर सी आकृति वाली, रचना वाली, सुंदर सी रूप वाली हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़े खा सके। और आप पिक्चर में इसको देख ही रहे हैं कैसे ही कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर रही है। तो हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़ों को खा सके। बगुला। जी हाँ, अगला बिंदु है बगुला। तो बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। और ये मछली आदि आपके सामने खा ही रही है। तो बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। अगला है कोए। जी हाँ, क्रो जिसे बोल देते हैं आप, कोए। तो कोए की चोंच ऐसी होती है जिससे वह सभी तरह के भोजन को खा सके। जी हाँ, यह आपके साधारण दाने वाली वस्तुएं और रोटी आदि चीजों को भी आसानी से खा लेता है हमारा कोया। तो कोए की चोंच ऐसी होती है जिससे वह सभी तरह के भोजन को खा सके। और एक और कोए की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कोआ होता है वह अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। क्योंकि जो कोयल होती है, अगले बिंदु में हम उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहां भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जो कोयल होती है वो कभी घोंसला नहीं बनाती, और क्या करती है, जब उसके अंडे देने का समय आता है तो वह चुपके से कोए के जो घोंसले होते हैं उसी में जाके अंडों को दे देती है। लेकिन कोए को क्या पता कि ये मेरे अंडे हैं, किसके अंडे हैं, तो वो क्या करता है, जो कोया है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है।
तो कोई की चोंच ऐसी होती है जिससे वे सभी तरह के भोजन को खा सके, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। तो कौवा की एक और विशेषता, कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए, यानी कि जो कौवा अपना घोंसला बनाता है वो कैसे बनाता है, लोहे के तार, लकड़ी की शाखा आदि को उठा उठा के लाता है और उनसे अपना घोंसला बनाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। जो कौवा है वो ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कहां बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जाके, जैसा कि आप पिक्चर में भी साथियों देख पा रहे हैं। तो ये इसकी विशेषता रही। बात करें कोयल की, तो कोयल की बात मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। तो कोयल की विशेषता है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वह अंडे देने के लिए क्या करती है, कोए के घोंसलों का ही प्रयोग करती है। और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जब उसमें से बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, जब पता चलता है कि भाई ये तो कोयल के बच्चे हैं। कोयल से तेरी बोली, गाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है जुलाही चिड़िया। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीवर बर्ड। जी हाँ, क्योंकि ये जुलाही मतलब बुनने का काम करती है। जी हाँ, इसलिए इसको वीवर बर्ड भी कहा है, बुनाई करने का काम करती है। इसका जो घोंसला है वो बड़ा ही सुव्यवस्थित और एक बड़ी ही सुंदर और एक आकर्षक सी आकृति वाला होता है। जी हाँ, जुलाही चिड़िया का जो घोंसला है वो लालटेन की तरह होता है, जैसा कि आप पिक्चर में मेरे साथियों देख पा रहे होंगे, जो कि टहनियों से लटका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लालटेन लटकी हुई हो इस पेड़ पे। तो इसलिए बड़े ही सुंदर तरीके से इसको वो वीविंग करने का काम करती है, बुनने का काम करती है। इसलिए इस चिड़िया का नाम जुलाही चिड़िया पड़ गया है या रखा गया है, या इसी आधार पर कहीं ना कहीं इसके नाम की उत्पत्ति हुई होगी। तो जुलाही चिड़िया का घोंसला लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है। और जो ये घोंसला होता है वो नर पक्षी बनाता है। जो जुलाही चिड़िया होती है उसका जो नर पक्षी है या नर जुलाही चिड़िया जो है वो इस घोंसले को बनाने का काम करती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सुंदर आकृति है इसकी। अगला है मैना। जी हाँ, मैना। तो मैना इसके नाम में छुपा हुआ है। इसकी एक विशेषता है कि मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है, अर्थात एक झटके में इसके एकदम से अपनी गर्दन को मोड़ लेती है। साथियों, याद करने के लिए कह सकते हो, जब आपको कोई किसी काम के लिए कहता है तो आप क्या करते हो, मैना, मतलब काम को मना कर देते हो, झटके से एक झटके में गर्दन लगा देते हो, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। तो मैना यानी कि एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है, ये एक मैना की विशेषता है। तो मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। उल्लू। जी हाँ, ऊ से उल्लू आपने अक्सर बचपन से ही छोटी क्लासेस में सुना पड़ा था। ऊ से उल्लू, आ से आम, उन्हीं में से उल्लू। तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। जी हाँ, उल्लू अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा लेता है। साथियों, अगर आप अपनी गर्दन को पीछे घुमाने की कोशिश करो तो मैक्सिमम 90 डिग्री भी हम ठीक से नहीं घुमा पाते हैं, या मैक्सिमम 90 तक घुमा सकते हैं, लेफ्ट या राइट। लेकिन उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को बिल्कुल अपोजिट यानी कि 180 डिग्री तक घुमा सकता है। तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है, यानी कि 180 डिग्री तक घुमा लेता है। ये आपके सामने दिख ही रहा है, कितने गुस्से में देख रहा है भैया हमारा। तो उल्लू जो कि रात्रिचर है, जिसको रात में दिखाई देता है। और इसकी एक और विशेषता है, हमने पहले चर्चा की थी कि उल्लू यानी कि जो रात्रिचर जानवर होते हैं जिनको रात में ही दिखाई देता है, लेकिन रात में इनको दिखता तो है, लेकिन इनको कितने कलर दिखते हैं, सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उल्लू हमारा उन्हीं में से एक है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। कलचिड़ी। जी हां, कलचिड़ी जिसे कहते हैं इंडियन रोबिन। वेरी गुड। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन, बड़ी सुंदर सी चिड़िया आपके सामने है। तो कलचिड़ी अपना घोंसला किससे बनाती है, घास से बनाती है। जी हां, कलचिड़ी अपना घोंसला घास से बनाती है। घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि आदि वो ढूंढ ढूंढ के लाती है, उनको बिछाती है और क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। तो कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन
कलचड़ी अपना घोंसला घास से बनाती है और उसके ऊपर क्या करती है, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि उनको बिछा करके बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट अपना बिस्तर तैयार करती है। चलते हैं आगे। कलचड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है। जी हाँ, कलचड़ी की एक और विशेषता है कि वे उसके जो बच्चे होते हैं वो घोंसले में बैठ जाते हैं आराम से और अपना मुंह को खोल करके बैठ जाते हैं, जो कि अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे इसके चूजे, इसके बच्चे मुंह खोलकर बैठे हुए हैं, लाल लाल चोंच वाले। कलचड़ी क्या करती है, फिर अपने बच्चों के खुले मुंह में बाहर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लाती है और उनके मुंह में आकर के डाल देती है। तो कलचड़ी अपने बच्चों के लिए भोजन अपने घोंसले में लेके आती है, उसके बच्चे मुंह खोल करके बैठ जाते हैं अपनी लाल लाल चोंच के साथ, और कलचड़ी अपने बच्चों के लिए भोजन लाती है, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लाती है और उनके मुख में डाल देती है। अगला है फाख्ता। जी हाँ, फाख्ता एक पक्षी है। तो फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों या के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। यानी कि फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ऐसे स्थानों पर बनाता है जो कि कैसा हो, कांटेदार हो या कंटीला हो। जैसे कैक्टस में कांटे होते हैं, मेहंदी के पेड़ में आदि में कांटे होते हैं, या ऐसे स्थानों पर बनाता है जहां कांटे हो। हालांकि इसके पीछे साथियों एक कारण है, क्योंकि ये अपने अंडों को बचाने के लिए दुश्मनों से ऐसी स्थिति का चुनाव करता है ताकि उसके अंडों को कोई तोड़ ना सके, खा ना सके। तो फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। साथ ही इसी क्रम में अगला है गौरैया। जी हाँ, गौरैया। तो गौरैया यह आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है। छोटी सी चिड़िया होती है, जैसा कि आप पिक्चर में, लेफ्ट वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटी सी चिड़िया होती है, हमारे घरों के आसपास बहुत ज्यादा देखने को आसानी से मिल जाती है। यह अपना घोंसला ज्यादातर कहाँ बनाती है, घर में क्या करती है, अलमारियों के ऊपर बना लेगी, या जो घर में हमारे बड़े बड़े शीशे होते हैं, अब तो खैर मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो थोड़ा सा पॉसिबल कम है, लेकिन पहले थोड़े खुले मकान हुआ करते थे तो इजीली उसमें वो आ जाती थी, और शीशे के पीछे, अलमारी के ऊपर, या घरों में, पहले पुराने घरों में आले होते थे, जैसा कि आप इन दो पिक्चर में देख पा रहे हैं। साथ में तीसरी पिक्चर में देखें तो छत से नीचे आपको छोटे छोटे जंगले टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो ये छत से जस्ट नीचे जो आपको वेंटिलेशन विंडो जिसे आप कह देते हैं, जंगले टाइप दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की जो आकृति हुआ करती थी मकानों में, उनमें ही अपना चुपचाप घोंसला तैयार कर लेती है। कौन, गौरैया। तो यह आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है। वह अपना घोंसला ज्यादातर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घरों के आले आदि में बनाती है। कौन, हमारी गौरैया। बड़ी छोटी सी प्यारी सी एक चिड़िया है। वहीं साथियों बात करें बसंत गौरी। जी हाँ, बसंत गौरी। तो बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। जी हाँ, बसंत गौरी एक चिड़िया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसकी एक खूबी है कि गर्मियों में टुक 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 की आवाज करती है। वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है, क्योंकि इसके आप चोंच देख पा रहे हो कितनी नुकीली है, इसी से वो तने में पेड़ के छेद कर देती है और उसी में अपने चुपचाप अंडे रखती है। साथियों, तो बसंत गौरी टुक टुक की आवाज करती है और ये अपनी चोंच से तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखने का काम करती है बसंत गौरी। जी हाँ साथियों, रिलेट करने के लिए मेरे एक स्टूडेंट थी गौरी, वो टिकटॉक बहुत चलाती थी। जी हाँ, जो बस मेरे एक स्टूडेंट थी गौरी, वो टिकटॉक बहुत चलाती थी। तो ये थोड़ा याद रहेगा आपको, सीटेट ने इस बिंदु पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा है साथियों। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। दर्जन चिड़िया। जी हाँ, दर्जन चिड़िया, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। दर्जन मतलब टेलर होता है ना, टेलर जो कपड़े सिलता है, तो चिड़िया भी कुछ ऐसी ही है। ये भी कौन है, हमारी ट्रेलर है, टेलर है। कैसी चिड़िया है, दर्जन, यानी कि सिलने का काम करती है। तो ये चिड़िया जो होती है, दर्जन चिड़िया, अपना घोंसला कैसे बनाती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर बनाती है और उनके बीच में बनी थैली में फिर अंडे देती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। राइट हैंड वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे ये अपनी चोंच से पत्तों को सिल रही है, और लेफ्ट वाली पिक्चर में देख रहे हैं कैसे ये थैली नुमा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुई है और जिसमें ये अंदर आराम से बैठी हुई है हमारी दर्जन चिड़िया। इसका नाम दर्जन चिड़िया इसलिए ही पड़ा है क्योंकि ये पत्तों को सीकर या पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है हमारी दर्जन चिड़िया। साथियों, अगला बिंदु है शक्करखोरा। जी हाँ, शक्करखोरा।
जब पिक्चर में देख रहे हैं शकरखोरा को, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं। अब साथियों आप कहेंगे सारी बातें साधारण सी हैं, लेकिन बेटा जब एग्जाम में आता है तो वो इन छोटी छोटे पॉइंटों को चेंज करके और आपके क्वेश्चन को ड्राफ्ट करता है सीटेट, और वहां हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो कह देगा कि पेड़ से टहनियों से लटका हुआ होता है, या टहनी के ऊपर बनाता है, या सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, और यही इस प्रकार के ही पॉइंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए क्वेश्चन ड्राफ्टिंग करता है, और अक्सर हम उन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो एक एक बात को बहुत साथियों बहुत गौर से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। आगे हम साथियों इसी से रिलेटेड अपनी एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे, वहां पर देखेंगे आप इस बात को कितना याद रख पाए। तो खाली पढ़ाएंगे नहीं साथियों, एमसीक्यू क्लासेस पे हम बना करके भी उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपके ज्ञान को सही और उचित और फाइनल एक अप्रोच मिल सके, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन खराब ना हो, गलत ना हो। तो शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं। ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, तेल की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से आदि आदि को इकट्ठा कर करके ये अपना शकरखोरा क्या बनाती है, घोंसला। इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ शकरखोरा। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। मोर। जी हाँ मोर। तो मोर भैया तुम कहां रह गए, आ गए, क्योंकि ये तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है। क्यों? क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जी हाँ मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है हमारा, पीकॉक, यानी कि मोर है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कितने सुंदर इसके पंख होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट जैसी रचना होती है, जैसा कि आप राइट हैंड वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु यानी कि मोर की आयु लगभग 20 साल होती है, लगभग ये 20 साल तक जीता है, और यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है, जिसके बाद इन्हें दूसरे नए पंख आ जाते हैं। और एक और विशेषता मोर की कि मोर कैसा जानवर है, एक सर्वहारी है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं शाकाहारी होता है, ऐसा नहीं है, ये सर्वहारी यानी कि मांस और जो आपके शाकाहारी भोजन वाली वस्तु हैं उन सभी को ये ग्रहण करता है। और विशेषकर ये जाना जाता है सांप का शिकार करने के लिए। जो मोर है वो सांप को आसानी से मार डालता है। तो मोर जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, मोर जो है वो सांप का शिकार बहुत आसानी से कर लेता है। तो मोर हमारा सर्वहारी। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट और आवश्यक एक पक्षियों में से एक है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं, इसके सिर पर मुकुट जैसा होता है, और इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है, और यह एक सर्वहारी पक्षी है। चलिए साथियों अगले बिंदु पर चर्चा करें, तो बात करें हम चील की। ये क्रम से आपको मैंने इनके पिक्चर भी दिखाए हुए हैं। लेफ्ट में सबसे पहला है चील, फिर दूसरे नंबर पर बाज, और तीसरी पिक्चर है हमारी गिद्ध की। जी हां, तो चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है। जी हां, मानव के हिसाब से, मानव की जो विजन कैपेसिटी है उससे 4 गुना या मल्टीपल 4 टाइम्स इनकी ज्यादा क्षमता होती है। जी हां, चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं, वह चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। जी हां, जिस वस्तु को हम 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं क्लियर, उसी वस्तु को ये 8 मीटर की अगर दूरी पर भी हो तो आसानी से देख लेते हैं। कौन? हमारे चील, बाज तथा गिद्ध। अगला बिंदु, सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने पिक्चर्स में कितने सुंदर सुंदर इनके अद्भुत रंग वाले, अद्भुत पैटर्न वाले इनके पंख और रचनाएं हैं। ठीक है, रंग भी अलग अलग है और डिजाइन भी अलग अलग है। तो सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से क्या करते हैं? उड़ते हैं। जी हाँ, पक्षियों को उड़ने में कौन मदद करते हैं? तो उसके पंख मदद करते हैं। और पंखों से इसकी क्या मदद मिलती है इनको? एक तो पंख कलरफुल होते हैं जिससे आकर्षण करते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। दूसरा, इन पंखों की वजह से ये उड़ते हैं।
तीसरी विशेषता कि पंखों की वजह से ही इनका शरीर गर्म रहता है। जी हाँ, जो पंख होते हैं वो इन पक्षियों को गर्मी देने में मदद करते हैं या शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करते हैं। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए पंख आते हैं। जी हाँ, तो जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं और फिर नए पंख आते हैं। तो पंखों की वजह से उड़ते हैं और उनका शरीर गर्म रहता है। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। पक्षी भी अपने साथियों को, जैसे कि हमने पढ़ा था लंगूर और भी बहुत सारे जानवरों को, कि वो अपनी जो भी सूचनाएं होती हैं संकट की, भोजन की, रस की, वो अपने साथियों को दे देते हैं। उसी प्रकार से हमारे पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए खास आवाज निकालते हैं। देख रहे हैं आप पिक्चर में एक साथ बहुत सारे पक्षी उड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो ऐसा जब होता है, जब मुसीबत का ये संदेश देते हैं तो ये भागे चल देते हैं, एक आवाज उत्पन्न करते हैं जिससे सभी ये भाग लेते हैं। तो पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ खतरा है, जब ये आवाज निकालेंगे तो सिर्फ यही स्पष्ट हो कि कोई खतरा है। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार का खतरा है, अर्थात वो हर खतरे के लिए या भिन्न भिन्न खतरों के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो दुश्मन उड़कर आते हैं उनके लिए अलग तरह की ध्वनि निकालते हैं, अलग तरह की आवाज पैदा करते हैं, और जो दुश्मन जमीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। जी हाँ, देखिए अद्भुत, कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आना तो बेटा बिल्कुल लाजमी है। जब इस प्रकार की इतनी अच्छी अच्छी इनकी विशेषताएं इस प्रकार से विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो इसलिए आवश्यक हो जाता है इनके बारे में जानना। अगला बिंदु, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जी हाँ, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर सभी घोंसलों की देखभाल करती हैं, और उन घोंसलों में से जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती हैं। जी हाँ, तो नर ने घोंसला बनाया, यानी कि पापा जी ने घोंसला बनाया, मम्मी ने उसमें अंडे दे दिए और उनकी देखभाल की, और मम्मी उस घोंसले में रहेंगी जो घोंसला उनको सबसे अच्छा लगेगा, वो उसी में ही अंडे देंगी और फिर बाद में उसी में उन घोंसलों में और अंडों की देखभाल करती हैं। लेकिन जो घोंसला बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? नर वीवर पक्षी। जी हाँ। अगला है साथियों कौए। जैसा कि आप पिक्चर में क्रम से देख पा रहे हैं, पहले नंबर पर कौआ है या कौए जैसे कह देते हैं, दूसरे स्थान पर गिलहरी, तीसरा बिल्ली और चौथा है चूहा। जी हाँ, तो बात करें अगर कौआ, गिलहरी, बिल्ली और चूहे की, तो ये सभी क्या हैं? हमारे पक्षियों के दुश्मन हैं। जी हाँ, दुश्मन, जमाना दुश्मन, दुश्मन, तो ये पक्षियों के कौन हैं? दुश्मन। तो कौआ, गिलहरी, बिल्ली और चूहे जो हैं वो पक्षियों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये बेचारे क्या करते हैं? बेचारे काहे के हुए जब नुकसान कर रहे हैं किसी का, ये क्या करते हैं? इन पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं और कई बार उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो कितने गंदे हैं। हालांकि चूहे और गिलहरियों का तो कारण है क्योंकि ये लोग, इनके दांत बढ़ते हैं तो ये इन दांतों को घिसने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं, टूट जाता होगा। लेकिन कौआ तो भैया तुम तो पक्षी हो, तुम अपने जात बरादरी के लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? और बिल्ली मौसी, तुम तो मौसी हो, मौसी होकर भी ऐसी बात करती हो, गलत बात है तुम्हारी। तो कोई बात नहीं साथियों, कौए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अगला बिंदु है साथियों, घोंसले के बहुत ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को अक्सर बताया भी जाता है क्योंकि इनकी एक प्रकृति होती है, अगर इनके घोंसले को कोई गलती से भी छू लेता है तो वह दोबारा से उस घोंसलों में मतलब कभी नहीं आते हैं। तो फिर दोबारा से उस घोंसले में नहीं आते हैं, ना ही उसमें फिर अंडे देते हैं, उनको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो साथियों सोचिए कितनी मुश्किल से उन्होंने अपना घोंसला बनाया होगा और हमारे छूने मात्र से ही क्या है, वो वहां पर आना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ कुछ खतरा है। और खतरा होने की स्थिति में हम अपनी सिर्फ जान बचाते हैं, ना कि हम अपनी जो चीजें हमने तैयार की हैं उनकी तरफ भागते हैं। साथियों सोचिए, अगर आपने कितनी धन और दौलत इकट्ठी की हो और आपको पता चले उस स्थान पर जाने से हमारी जान जा सकती है, बेशक आपने बहुत धन से वो पैसा मेहनत करके धन इकट्ठा करके वो चीज खरीदी है, लेकिन आप वहां पर बिल्कुल भी रहना जरूरी नहीं समझेंगे, चाहे बेशक आपका कितना नुकसान हो जाए, क्योंकि आप कह देंगे
कोई बात नहीं, अगर जान है तो जहान है, धन फिर कम जाएगा। तो वही बात कहीं ना कहीं इन्हीं में इनको ऐसा लगता है कि कुछ खतरा होगा। अब उनको वो चीज इतनी सहज या अपना सेफ नहीं लगती है कि अब उसमें रहना पसंद करें, उनको वहां पर खतरा प्रतीत होता है अपने जीवन से संबंधित। इसलिए वह उस स्थान पर दोबारा कभी नहीं जाते, ना ही उसमें अंडे देते, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और अपना नया घोंसला बनाने का काम करते हैं। साथियों, अगला है पक्षी। पक्षी अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं और जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तब वे उस घोंसलों को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। साथियों, छूने पर तो चले ही जाते हैं, फिर एक बार अगर उसमें बच्चे हो गए यानी कि अंडे हो गए, अंडे देने के बाद उसमें से चूजे निकल गए तो फिर उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। फिर अगली बार के लिए फिर से एक कोने अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें फिर अपने बच्चों को या अंडों को जन्म दे करके अपना बच्चों को, चूजों को पैदा करते हैं या बढ़ाते हैं। साथियों, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। छिपकली, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, पहले नंबर पर छिपकली है, दूसरे नंबर पर उसके नीचे है गौरैया, तीसरे नंबर पर ऊपर है कछुआ और चौथे नंबर पर है सांप। तो याद रखिएगा साथियों, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देने वाले होते हैं। जी हाँ, आप साथियों सोच रहे होंगे ये बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है सर, क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप सीटेट के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको उठा के देखें, उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस पर अगर चर्चा करें तो इस प्रकार के बिंदु उसमें शामिल होते हैं जिसमें से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसी लिहाज से, इसी दृष्टि से इन सब चीजों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप सटीक 100% एक्यूरेसी के साथ अपने उत्तर का, क्वेश्चंस के उत्तर को दे पाएं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ एवं सांप ये सभी अंडे देते हैं। और चलते हैं अगले बिंदु की ओर। साथियों, अगर यदि हम मछली को पहले से ही उबले हुए लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में रखते हैं तो मछली मर जाती है। कहने का मतलब है आपने पानी को गर्म किया पहले, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फिर उसको ठंडा कर लिया नॉर्मल, ऐसा नहीं गर्म पानी में डाल दिया आपने, फिर ठंडा कर लिया और फिर आप उनको उसमें अगर मछलियों को डालते हैं, जैसे एक्वेरियम वगैरह है, अगर आपने उसमें पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके डाल दिया तो जो मछलियां हैं वो क्या होंगी, मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मछली घर का पानी कैसा हो जाएगा, खनिज रहित हो जाता है। तो पानी को उबालने पर उसके जो भी खनिज तत्व होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण मछलियां उस पानी में सर्वाइव नहीं कर जाती हैं और बेचारी मर जाती हैं। तो साथियों ध्यान रखना, कभी भी एक्वेरियम वगैरह में, इस प्रकार की चीजों में, या जहां पर भी मछलियां आपने पाली हुई हैं, रखी हुई हैं, वहां पर कभी भी गर्म पानी को उस स्थान पर ना डाला जाए, क्योंकि उसके खनिज लवण क्या है, वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या वो पानी खनिज रहित हो जाता है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। साथियों अगले बिंदु की ओर, और ये हमारी आज की जो पक्षियों से संबंधित क्लास थी उसका अंतिम बिंदु है, चलते हैं उसकी ओर। तो बात करें अगर वृद्धि और प्रजनन, जी हाँ, वृद्धि और प्रजनन की बात करें तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ जिसे कहते हैं और प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा युग्म है या ऐसी एक प्रोसेस है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। जी हाँ, जिन भी चीजों में जीवन है, जी हाँ, जिन भी इस प्रकृति में वस्तु आदि कोई भी चीज है मतलब जिसमें जीवन है, उनमें वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा आवश्यक कैरेक्टर है जो पाया जाता ही है। सबकी प्रोसेस और जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होता सभी में है। जैसे प्लांट्स में आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसे एक बीज में से छोटा सा अंकुरण होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है और एक पौधा बनता है, और पौधे के बाद वो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ का रूप लेता है। तो ये क्या है, वृद्धि और प्रजनन ही है। और ऐसे ही मानव में होता है कि कैसे मानव एक माँ के गर्भाशय में धारण करता है, यानी कि गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, जब आपका शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने से एक युक्ता जैसी रचना बनती है और बाद में वो गर्भाशय की दीवारों से जाकर चिपक जाता है और वहीं से उसका विधिवत रूप से विकास होता है और लगभग 280 दिन की जो है एक अपने समय में या 9 माह या लगभग 40 सप्ताह के समय में एक भ्रूण का विकास होता है। तदोपरांत माता शिशु को जन्म देती है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी विधि को ही प्रजनन कहा गया है और इसमें जो भी इसका शारीरिक निर्माण आदि सभी चीजें होती हैं उसको वृद्धि कहा जाता है। और उन
जो भी शारीरिक रचना आदि में जो भी कुशलता आती है, उनमें जो स्किलफुली एक कार्य करने की शैली विकसित होती है, विभिन्न प्रकार की चीजें उसमें विकसित होती हैं, उसको विकास कहा जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।